ईस्ट तिमोर की हम बात कर रहे हैं आज। और ईस्ट तिमोर बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। दुनिया की अगर सबसे नई कंट्री पूछें कौन सी बनी है, तो नंबर 1 पे साउथ सूडान, नंबर 2 पे कौन सी होगी, ईस्ट तिमोर। यानी वैसे तो लास्ट और सेकंड लास्ट बनने के लिहाज से ना, मैं पूछे सबसे नई, तो ऑफ कोर्स साउथ सूडान है, फिर ईस्ट तिमोर है। आखिर ये ईस्ट तिमोर क्या थी? पुर्तगाल की कॉलोनी थी। फिर जब पुर्तगाली चले गए तो इंडोनेशिया ने क्लेम किया कि हमारा, और उस पर कब्जा कर लिया। यहाँ अमेरिका इन्वॉल्व हुआ। अच्छा देखें, फ़लस्तीन का मसला, कश्मीर का मसला, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी मसले होते हैं, वो आज तक सॉल्व नहीं हुए यूएन में। मैं यह तो किसी के साथ भी ज्यादती हो गलत है। यहाँ ऑफकोर्स इंडोनेशिया का कसूर था, ईस्ट तिमोर डिजर्व करता था, लेकिन चूंकि एक रशियन स्टेट थी, ये काम फौरन कराया गया। सिंगापुर तो मलेशिया से अलग भी नहीं होना चाह रहा था, उस पर प्रेशर डाल के उसको अलग करा गया। साउथ सूडान वालों के साथ ज्यादती हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, वो अलग मुल्क डिजर्व करते थे, लेकिन जब उनका बनाया गया, आज तक फ़लस्तीन का, कश्मीर का, या और भी जो ऐसी जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में इरिटेरिया वगैरह, वो नहीं करता करे यूएन ने। खैर, हम इस पर भी अप्रिशिएट करते हैं कि मसला सबका हल होना चाहिए, लेकिन ये एक तासुब तो दिखता है। तो जोस रामोस साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और मैं बता चुका हूँ कि पहले भी एक बार जिक्र किया था कि ईस्ट तिमोर का कैपिटल जो है वो, और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। यानी एशियन जितनी कंट्रीज हैं, इन सबके कैपिटल जो हैं वो इक्वेटर के नॉर्थ में, ठीक है। बस दो कंट्रीज जिनके कैपिटल, ईस्ट तिमोर का कैपिटल दिल्ली और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। खास जो बात इंपॉर्टेंट आती है इस में, वो कहाँ है, इक्वेटर के साउथ में। सिर्फ दो एशियन कंट्रीज के कैपिटल इक्वेटर के साउथ में, एक ईस्ट तिमोर का कैपिटल दिल्ली, TILLI दिल्ली, और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। इसके बाद दुनिया का सबसे पहला मुल्क, जी हाँ, दुनिया में जो सबसे पहली बाकायदा कंट्री बनी है वो इजिप्ट है। इससे पहले दुनिया में कोई कंट्री नहीं थी, छोटे मोटे कबाइल होते थे, कबीलों के सिस्टम होते थे, जहाँ रूल होता था अल्फा मेल जो होता था, वहाँ उनका हुक्मरान होता था, जो ताकत में ताकतवर है सबसे ज़्यादा, ठीक है जी। लेकिन इजिप्ट पहला मुल्क बना। इजिप्ट हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में फ़तह हुआ, मुसलमान एम्पायर का हिस्सा बना, और मुख्तलिफ एम्पायर रही यहाँ पे। बनु अब्बासिया के बाद बनु फातमीद रही, फिर उसके बाद अयूबी सल्तनत रही, और फिर सबसे एक है भाई, जब पूरी दुनिया से मुसलमान ख़त्म हो चुके थे सिवाय इजिप्ट के, क्योंकि हज्जाज का जो मुकद्दस इलाका है वो भी इजिप्ट की ममलुक सल्तनत में आता था, सिर्फ मुसलमानों का एक मुल्क बचा था। और ये सब किसकी वजह से हुआ था? मंगोलों की वजह से। यूरोप भी इजिप्ट पे हमला कर रहा था मुसलसल 200 साल से, लेकिन इजिप्ट की मजबूत एम्पायर, इससे अंदाजा कर लें कि 200 साल से पूरे यूरोप को रोके हुई थी। लेकिन अब मसला डबल आ गया, एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ से मंगोल भी हमला करने आ गए थे, और दोनों में इत्तेहाद भी बन गया था। हालांकि मुझे इस बात पे यूरोपियन से बड़ा शदीद इख्तलाफ है भाई, अहले किताब हैं वो भी, हम भी, उन्हें असलन हमारा साथ देना चाहिए था। मंगोल तो बहुत ही खूनखार कौम थी, वो तो सबको मारती, और अगर इजिप्ट ख़त्म हो जाता तो अगला नंबर यूरोप का आना था। आधे मुल्क वो यूरोप के पहले ही छीन चुके थे। लेकिन ममलूकों का सबसे अजीम सरदार, सरदार ज़ाहिर पेपरस, जो दुनिया का पहला सीक्रेट एजेंट भी था, दुनिया का पहला इंसान जो किसी भी इंसान का मेकअप कर लेता था, किसी की आवाज़ में बोल लेता था, उसने ममलूकों को फतह दिलवाई। किसके अगेंस्ट? मंगोलों को। और मंगोलों को जो पहली शिकस्त हुई वो इजिप्ट के हाथों ही हुई थी, इजिप्ट की ममलूक सल्तनत एन जालूत के मुकाबले। जी, मतलब वो कहते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मतलब इतनी बड़ी डिफीट, जिसके बाद मंगोलों की सल्तनत ही बाद में ख़त्म हो गई, वो हुई ज़ाहिर पेपरस, जो मिस्र का सुल्तान था। फिर एल सेलेवेटर कोई ख़ास बात नहीं है, इसके हवाले से बहुत छोटी सी कंट्री है। इक्वेटोरियल गानिया की भी कोई इतनी ख़ास बात पेपर में नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत हल्के फुल्के कंट्रीज़ में से हैं, तो इसके हवाले से भी कुछ ऐसा खास नहीं है। अब आ जाए इरिटेरिया, ये बड़ी अहम कंट्री है। कभी इस इथोपिया ने इस पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन इरिटेरिया वाले बड़े बहादुर थे, न से इन्होंने अपना मुल्क आज़ाद कराया, उल्टा इथोपिया पे कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका इन्वॉल्व हुआ,
इथोपिया की तरफ से। अब ज़ाहिर है अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने इथोपिया को तो आज़ाद कर दिया, अपना मुल्क बरकरार रखा। इससे हुआ कि इथोपिया लैंडलॉक कंट्री बन गई। देखिए एरिया वाइज दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है, मगर पापुल जिसके चारों तरफ खुश्की हो, कोई समंदर ना हो। याद रहे झील काउंट नहीं होती, प्रॉपर समंदर होना चाहिए। तो और दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सी है? इथोपिया। इसके बाद हम बात करते हैं इस्टोनिया की। यूरोप की वो कंट्रीज जो कि अलग हुई किससे? रशिया से। इस्टोनिया का कैपिटल टालिन है, और इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया ये तीनों बाल्टिक स्टेट्स कहलाती हैं। ओके जी, एक सी है उसका नाम है, और इन तीनों की बड़ी दोस्ती है, ठीक है। इसके बाद आता है ईशावतनी यानी अपर वाल्टा, ठीक है। ये छोटी सी कंट्री है साउथ अफ्रीका और मोज़म्बिक के दरमियान में, ठीक है। इनके जो किंग हैं, मबूतो इसका कैपिटल है, वो आज भी बड़े पावरफुल हैं, ठीक है। और दुनिया के ताकतवर तरीन किंग्स में से एक ईशावतनी के किंग है, जिनकी पावर है। कुछ किंग तो है ना जो बस एक नाम के किंग है, ईशावतनी का किंग वाकई किंग है, ठीक है जी। और सवाल आ जाता है किन दो कंट्रीज के दरमियान में? मोज़म्बिक और साउथ अफ्रीका के दरमियान में, लैंडलॉक कंट्री है। फिर जिक्र आ गया इथोपिया का। अब देखो इथोपिया को थोड़ा मैं और डिफाइन करूँ। इथोपिया को में भी इथोपिया, इरिटेरिया, दी जबूती और सोमालिया हॉर्न ऑन अफ्रीका कहलाते हैं। मेरी ट्रिक क्या है? सीट, एस से सोमालिया, ई से इथोपिया, ई से इरिटेरिया, डी से दी जबूती। सीड में चारों के एब्रीवेशन आ गए, ठीक है। वो है कि जब से इथोपिया लैंडलॉक हुआ, ये सोमालिया की सी पोर्ट यूज करते थे क्योंकि इरिटेरिया से तो दुश्मनी थी इनकी। दी जबूती वाले तो बड़े महंगे देते हैं पोर्ट, दी जबूती में तो सारी दुनिया के फौजी अड्डे हैं, तो वो तो बहुत पैसा लेते हैं, जो कि ज़ाहिर इथोपिया नहीं दे सकता था, सोमालिया के ज़रिए करते थे। अब नाइल रिवर की अगर हम बात करें तो वो युगांडा के करीब जो लेक विक्टोरिया है, वहाँ से वाइट लेक स्टार्ट होता है, ब्लू लेक होता है, ताना नामी एक झील जो कि इथोपिया में। अब इथोपिया एक ऐसा डैम बना रहा है कि ब्लू रीड का पानी तो मिलेगा ही नहीं इजिप्ट को, ना से इजिप्ट, ज़ाहिर सूडान भी। इजिप्ट सूडान के ताल्लुकात बड़े ख़राब थे, इस मामले में दोनों एक हो गए अगेंस्ट इथोपिया। इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। जब ये दोनों एक हुए, उन्हीं दिनों सोमालिया और इथोपिया का भी कुछ डिस्प्यूट होने लगा। सोमालिया कह रहा था टैरिफ बढ़ाओ, तुम हमारी पोर्ट यूज़ करो। इथोपिया ने मना कर दिया, तो सोमालिया ने इनको पोर्ट देने से इनकार कर दिया। अब सोमालिया का एक पार्ट है जिसे सोमालिया लैंड कहते हैं। ये बहुत अरसे से अपने आप को अलग मुल्क डिक्लेयर कर चुके हैं, इनकी है भी हुकूमत, पर दुनिया इनको तस्लीम नहीं करती, एक मुल्क भी नहीं करता। इथोपिया ने कहा कि भाई हम तुम्हें तस्लीम कर लेंगे, तुम रास्ता दे दो सोमालिया लड़ने का। बिल्कुल। अब जनाब सोमालिया ने अपनी फ़ौज रेडी कर दी कि अगर तुमने तस्लीम किया तो हम तुमसे जंग करेंगे। इथोपिया फ़ौज में ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इजिप्ट और सूडान ने कहा कि हम भी साथ होंगे। अब इजिप्ट तो बहुत दूर है इथोपिया से, लेकिन ज़ाहिर है सूडान और सोमालिया के रास्ते वो कर सकता है जंग। इन्वॉल्वमेंट हुई तुर्की की। रेसेप तैयब एर्दोगान पहुँचे और इन्होंने इथोपिया और सोमालिया का डिस्प्यूट तय करा दिया। वहाँ इथोपिया को ये भी कहा कि तुम जो उन्हें डैम की रफ्तार स्लो करो बनाने की, ताकि इजिप्ट को कोई ऑल्टरनेट मौका मिल जाए अपने मामला सही करने का। अगर तुमने इतनी तेज़ी से किया तो इजिप्ट बिल्कुल बंजर हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक मामला अब सही हो गए हैं, और सोमालिया में कुछ बेसिस भी किसने बना लिए? तुर्की ने अपनी बना ली है। अब आ जाए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजी की। ये ओशियानिया रीजन की छोटी सी कंट्री है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन की, सुवा जिसका कैपिटल है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर साहब हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है। फ्रांस के एमेनुएल मैक्रोन, नेपोलियन बोनापार्ट के हवाले से लोग इनके नाम को